इमरान सीरीज हिस्सा दोम खतरनाक ढलान। इन पहाड़ों की बनावट अजीब थी, इतनी अजीब कि इनके दरमियान पाई जाने वाली वो तवील इमारत ना तो ऊपर से देखी जा सकती थी ना इतराफ से। पहाड़ों की ढलानें भी नाकाबिले गबूर मालूम होती थी। जलमीर के जंगल इन पहाड़ों के दामन तक पहुंचते पहुंचते इस तरह गायब हो गए थे जैसे किसी पेंटिंग का कोई रंग बदरीच हल्का होते हुए यखलक मादूम हो जाए। अदम और वजूद के दरमियान कोई ख़त फाजल छोड़े बगैर नंगे और संगलाह पहाड़ थे। वादी जलमीर के शुमाल में ये पहाड़ियाँ भी अजीब लगते थे। इन पर वादी की हरियाली की परछाइयाँ तक नहीं पड़ी थीं, नाकाबिले गबूर थे। इसलिए जर्द रेगिस्तान में दाखिल होने के लिए इनके दामन में मगरब की तरफ सफ़र जारी रखना पड़ता था। शकराल में ये पहाड़ बेफैज़ नहीं बल्कि नजस भी समझे जाते थे। अगर ये नाकाबिले गबूर होते तो इन्हें जर्द रेगिस्तान तक पहुँचने के लिए 150 मील का चक्कर न लगाना पड़ता। अपने पेशरों से इन नहुसत की कहानियाँ सुनते आए थे, लेकिन इससे लाइलम थे कि इनमें कोई अमारत भी पोशीदा थी। इस वक्त इसी इमारत के एक कमरे में, जो अपनी साख्त और सामान की बना पर वायरलेस ऑपरेशन रूम मालूम होता था, एक मर्द और एक औरत तेज़ तेज़ लहजे में गुफ्तगू कर रहे थे। ये दोनों ही किसी सफ़ेद फार्म नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। तुम हमक हो, औरत ने मर्द को घूरते हुए कहा। बदज़बानी मुझे पागल कर देती है, इसे हमेशा याद रखना। मर्द गर्राया। तुम खुद को समझते क्या हो? एक जिम्मेदार आदमी और मेरे मतहत भी। औरत का लहजा बेहद तल्ख था। मर्द कुछ ना बोला। औरत कहती रही, तुम मेरी मर्जी के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठाओगे। मर्द के होंठों पर जहरीली सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी, लेकिन वो औरत की तरफ नहीं देख रहा था। औरत ने कहा, इस मुस्कुराहट का मतलब? वाकई तुम ऐसी इंचार्ज होगे? छींकने और खांसने का मतलब भी पूछ सकते हो। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा मामला आगे बढ़ा दिया जाए? फिर तुम खुद किस मर्ज की दवा हो? क्या मतलब? क्या खुद तुम अपने किसी मतहत को सज़ा नहीं दे सकती? मुझे सज़ा देने का अख्तियार नहीं है, मैं तुम्हें यह अख्तियार देता हूँ। शट अप। मर्द ने मुस्कुराकर अपनी बाईं आंख दबाई थी और दूसरी तरफ देखने लगा। तुम एक बेहद घटिया आदमी हो, औरत ने तल्ख लहजे में कहा। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हम सब। बकवास बंद करो, अब तुम यहाँ नहीं रह सकोगे। वो पैर चढ़क कर दहाड़ी। इसके बावजूद भी मैं इस पर एहतजाज करता रहूँगा कि वो सफ़ेद फार्म लड़कियों को भी जानवर बना दिया गया है, जबकि हम यहाँ सिर्फ शिकराली वहशियों के लिए आए थे। तुम्हें एहतजाज करने का हक नहीं पहुँचता। तुम सिर्फ एक तनख्वाहदार आदमी हो। तुम्हें अदारे की पॉलिसियों से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। लेज़ा, मदाम गुर्दो कहो, वो सख्त लहजे में बोली। मैंने किसी को अपना पहला नाम लेने का हक नहीं दिया। ओके मदाम गुर्दो, वो चुबा चुबा कर बोला। मैं नोकुलस असदा करता हूँ, मुझे इस मुलाजमत से सबकतोश कर दिया जाए। बहुत बेहतर, मैं अभी हेडक्वार्टर से रब्ता कायम करती हूँ, इसने कहा और टेलीप्रिंटर के सामने जा बैठी। इसकी उंगलियां तेज़ी से कीबोर्ड पर चलने लगी थी। वो इसलिए ख़ुद को इस स्टेशन की इंचार्ज समझती थी कि इसके अलावा यहाँ और किसी को पैगाम रसानी के कोड का इल्म नहीं था। पैगाम की तरसील के बाद वो टेलीप्रिंटर के पास से हट आई थी। निकोलस इसे गौर देख रहा था, घूरे जा रहा था, लेकिन वह इसकी तरफ मतवज्जो नहीं थी। तुमने क्या रिपोर्ट भेजी है? इसने थोड़ी देर बाद खंकार कर पूछा। यही कि तुम मुलाजमत जारी नहीं रखना चाहते, लीज़ा ने खुश्क लहजे में कहा। मुलाजमत ना जारी रखने की वजह भी बताई होगी। ज़रूरी नहीं, तुमने ज़्यादती की मेरे साथ। अगर वजह नहीं बताई, ऊपर वालों को इसकी परवाह नहीं कि वजह बताए बगैर भी तुम्हें सब कुतोश कर देंगे। अमूमन यही होता है। दफ्तर टेलीप्रिंटर बेदार हो गया। जवाबी पैगाम आने लगा। थोड़ी देर बाद पैगाम को डीकोड कर रही थी, लेकिन असल पैगाम को तहरीर में नहीं लाई थी। असल जवाब था, निकोलस को भी जानवर बना दिया जाए, मगर इसने निकोलस के लिए लिखा, सबकतोश किया जाए, इसे बुध तक पहुंचने वाले हेलीकॉप्टर से वापस भेज दिया जाए। फिर उसने वो कागज़ निकोलस की तरफ बढ़ा दिया। निकोलस ने इस पर नज़र डाली, सर हिलाकर बोला, अच्छी बात है, मैं वहाँ पहुँच कर इन्हें ज़रूर बताऊँगा मैंने मुलाजमत क्यों तर्क की है। लीज़ा ने लापरवाही से शानों को जनबश दी, दूसरी तरफ देखने लगी। थोड़ी देर बाद इसने कहा, अब यहाँ ऑपरेशन रूम में तुम्हारा कोई काम नहीं, अपने कमरे में जाओ। बहुत बेहतर। निकोलस उठता हुआ गर्राया और फर्श पर जोर से पैर चटखाता हुआ चला गया। लीज़ा के होंठों पर शफ़ाक सी मुस्कुराहट खेल रही थी। इसने इंटरकॉम का बटन दबा दिया और आहिस्ता से बोली, हेलो रॉबिन। यस गुरुदो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, ऑपरेशन रूम में आ जाओ। ओके। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। लीज़ा ने इंटरकॉम के कनेक्शन ऑफ कर दिया। लीज़ा 27-28 साल की एक दिलकश औरत थी।
आंखें बड़ी जानदार थीं, जबड़ों की मखसूस बनावट की बिना पर मजबूत कुव्वत अरादी की मालक भी मालूम होती थी। ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा खोलकर एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। दरवाजे के करीब रुककर हैरत से बोला, आहा, निकोलस ड्यूटी से गैर हाजिर है क्या? लीजा इसकी तरफ मुड़ी। नहीं रॉबिन, अचानक इसकी तबीयत ख़राब हो गई है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। अच्छा अच्छा, मैं वादी के मुख्तलिफ पॉइंट्स का जायज़ा लेना चाहती हूँ। ज़रूर ज़रूर। निकोलस का बकाया सारा वक्त तुम्हें सर नहीं डाला जाएगा। डाला भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, कल वो मेरा काम आएगा। इसलिए पूरे स्टाफ में मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। शुक्रिया गोर्दो। सामने वाली दीवार के करीब पहुंचकर रॉबिन ने कंट्रोल रूम के एक पुश स्विच पर उंगली रख दी। बाएं जानब एक स्क्रीन रोशन हो गई थी। ये 4 फुट लंबी और 3 फुट चौड़ी स्क्रीन थी। पॉइंट नंबर 3, लीजा ने कहा। रोबन ने दूसरे पुश स्विच पर उंगली रखी ही थी कि स्क्रीन पर वादिय जलमीर का कोई हिस्सा नजर आने लगा। सुनहरी मादा स्याह नर के साथ उछल कूद करती हुई दिखाई दी। क्या ही अच्छा होता अगर हम इनकी आवाज़ें भी सुन सकते, रोबन बोला। इसका इंतज़ाम नामुमकिन था, लीजा ने कहा। स्क्रीन पर वो दोनों इस तरह मतहरक नजर आ रहे थे जैसे रक्स कर रहे हों। बहुत खुश मालूम होते हैं। पॉइंट नंबर 7, लेज़ा ने कहा। रॉबिन ने कोई और बटन दबाया और स्क्रीन का मंजर बदल गया। यहाँ सफ़ेद मादा तनहा दिखाई दी। पॉइंट नंबर 5, मंजर फिर बदला। एक स्याह नर घुटनों में सर दिए बैठा नजर आया। इसके बाद लेज़ा ने कई पॉइंट्स के नंबर दोहराए। मनाजर बदलते रहे। फिर इसने हाथ के इशारे से कार्रवाई ख़त्म करने को कहा और स्क्रीन पर तारीख हो गई। तीसरा कहाँ गया? लीजा पर तशवीश लहजे में बड़बड़ाई। रोबन के चेहरे पर उलझन के आसार थे। इसने कहा, मैं नहीं समझ सकता आखिर ये सब क्या हो रहा है। क्या ये बेहतर ना होगा कि तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो? मकसद गोर दो, अगर हम मकसद से आगाह हो जाएं तो क्या हर्ज है? मकसद का इल्म तो मुझे भी नहीं है। बड़ी अजीब बात है। जिस सरगर्मी से तुम काम में हिस्सा ले रही हो, इससे तो यही समझा जाता है कम से कम तुम तो मकसद से वाकिफ होंगी। मुझे सिर्फ इससे सरोकार होता है कि मुझे क्या करना है और क्यों कर करना है। इसे वो जाने जो हमसे काम ले रहे हैं। लेकिन हम किसी मशीन के पुर्जे नहीं, आदमी हैं। आदमी के साथ सबसे बड़ी ट्रेजिडी यही है कि वो मशीन का पुर्जा नहीं बन सकता। अगर वो किसी मशीन के पुर्जे की तरह सिर्फ अपने काम से सरोकार रखे तो इसे बेहतर दिक्कों से निजात मिल जाएगी। अच्छा यही बता दो, इस काम के लिए खसूसियात से यही इलाका क्यों मुंतखब किया गया है? यहाँ के बशिंदे गैर मजहब और तोहम परस्त हैं, इसे कोई आसमानी बला समझ रहे हैं। लिहाजा इसके मतलब किसी किस्म की छानबीन किए बगैर खामोशी से जानवर बनते रहेंगे। फिर दूसरी आसानी ये है कि वो यहाँ अमारत हमारे हाथ लग गई। हाथ लगी क्या मतलब? रोबन ने हैरत से कहा। क्या तुम ये समझते हो ये अमारत हमारी फार्म ने बनवाई है? फिर और क्या समझूं? सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम खुद सोचो, भला हमारे लिए क्यों कर मुमकिन होता? क्या हम यहाँ तमीर का सामान ला सकते? दरअसल ये अमारत पिछली जंग अजीम के दौरान में जर्मन नाजियों ने बनाई थी। यहाँ से वो कई ममालिक पर नज़र रख सकते थे। यहाँ इन्होंने शमसी तवानाई से चलने वाला जनरेटर लगाया था। ऐसा ज़बरदस्त जनरेटर जो एक बहुत बड़े शहर को बरकी तवानाई सप्लाई कर सकता है। तुम देख ही रहे हो। हाँ, और बस इस इमारत की दरियाफत 3 बड़ों में से एक के सर है। वो कौन है? प्रोफेसर बर्नार्ड। तब तो इसे पहले से इल्म रहा होगा, वो भी तो जर्मन ही है। हो सकता हो, लेकिन मकसद क्यों गम पाल रहे हो? लेज़ा हंस कर बोली, अपने काम से काम रखो। अमरान घोड़ा उड़ाए रहबान की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। इस वक्त इंसानियत के जामे में था। पहले इसने तजवीज़ पेश की थी कि शहबाज ही रहबान जाए, किसी तरह इन 11 आदमियों को इनके हजरे से निकाल कर, जिनकी माहियत बदल गई थी। लेकिन फिर इसने खुद इस तजवीज़ को रद्द कर दिया था। ज़रूरी नहीं शहबाज अपनी ज़ाहरी हालत को छुपाए रखने में कामयाब हो जाता, बहरहाल नाकामी की सूरत में या तो वो किसी की गोली का शिकार हो जाता या पूरी बस्ती में हरास फैल जाता। बहरहाल इमरान ने यही मुनासिब समझा कि खुद ही जाए, किसी न किसी तरह रहबान के सरदार शदाद तक रसाई हासिल कर ले। शिकराल की हर बस्ती में इसके कुछ न कुछ शनासा मौजूद थे, इसलिए वो था तो किसी शिकराली के लिबास में, लेकिन खदोखाल में किसी तब्दीली के बगैर। बहैसियत सफ शकन दूर से भी पहचाना जा सकता था। शाम होते ही वो बस्ती में जा पहुंचा। सीधे एक कज़क की राली। यहाँ खासी भीड़ थी, इसलिए इसने अपने लिए ऐसी जगह मुंतखब की जहाँ इस पर हर एक की नज़र पड़ सकती थी। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक अदड़ उम्र आदमी इसे बहुत गौर से देखने लगा। अमरान के चेहरे पर पाई जाने वाली हमाकत कुछ और गहरी थी। फिर वो आदमी अपनी जगह से उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इसके करीब आ खड़ा हुआ। अमरान इसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराया और आहिस्ता से बोला, अगर तुमने मुझे पहचान लिया तो शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वाकई मैंने तुम्हें पहचान लिया। सफ शकन बैठ जाओ और आहिस्ता से बोलो।
शिकराली के चेहरे से दबे दबे जोश का इजहार हो रहा था। उसने उसके करीब बैठ कर गर्मजोशी से इसका बाजू दबाया था। मैं हमेशा सही वक्त पर तुम लोगों में पहुंचता हूँ, इमरान ने कहा, लेकिन शिकराली कुछ न बोला। क्या इन 11 जालों में से कोई हजरे से बाहर निकला? इमरान ने पूछा। ओह सफ शकन, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। वो अचानक मुस्तरिब नज़र आने लगा। सब ठीक हो जाएगा। हम नहीं समझ सकते कि इन्हें क्या हो गया है। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम फिक्र ना करो। तुम क्या जानते हो? अभी जाहिर करने का वक्त नहीं आया। क्या तुम सरदार शहदाद तक मेरा एक पैगाम पहुंचा सकोगे? इनमें से कोई किसी की नहीं सुनता। ये बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हारा नाम भूल गया हूँ। अस्कर। हाँ तो भाई अस्कर, जिस तरह भी मुमकिन हो, वरना चट्टानों के बेटे जाग की तरह बैठ जाएंगे। शहदाद मेरा हमजाद है, लेकिन यकीन करो वो मेरी भी नहीं सुनेगा। ठहरो, पहले मैं तुम्हारे लिए तिमाल मंगाऊँ, बाद में बातें होंगी। शुक्रिया। रब अजीम ने मुझे सिर्फ ठंडा या गर्म पानी पीने की इजाज़त दी है। कवा मंगवाओ। अस्कर ने तलाक को आवाज़ दी। बात भी होती रहेगी तो क्या हर्ज है? इमरान बोला। तुमने मेरे नाम पर शिदात को आवाज़ देना, अगर ना बोले तो वापस आ जाना। इससे कहना कि सफ शकन ने कहा है, वो ना कोई आफाकी बला है ना कोई वबा। मुझसे मिल लो तो बेहतर होगा। तुमने मुझे बहुत बेचैनी में मुब्तला कर दिया है सफ शकन। खैर, कोहा पी कर मेरे साथ घर चलो, यह ज़्यादा बेहतर होगा। मैं नहीं चाहता यहाँ मेरी मौजूदगी खबर आम हो जाए। अस्कर कुछ ना बोला। कवा पी कर वो दोनों कज़क से बाहर निकले थे। अमरान ने थान से घोड़ा खोला। लगाम थामे हुए अस्कर के साथ प्यादल ही चलता रहा। तुम मेरे मेहमान हो सफशकन, काश इस परेशानी के दौर से पहले आए होते। शायद रब अजीम ने मुझे इसीलिए भेजा है, तुम इस परेशानी के दौर से बआफियत गुजर जाओ। क्या इन्हें कोई ऐसा हादसा पेश आया जैसे आसमानी बला या बीमारी समझ जा सके? बस घर चलकर बातें करेंगे। फिर वो खामोशी से चलते रहे। घर पहुंचकर इमरान ने महसूस किया कि अस्कर हकीकतन हाल से आगाही के लिए हद से ज़्यादा साल में फैल गई है। किसी औरत ने शदाद की नुमाइंदगी करने की कोशिश की थी। बहरहाल जो कोई भी थी, यही चाहती थी कि 11 आदमी अपने हजरों से निकल आए। अच्छा, मैं इतना भी समझ गया। अगर ये मैं कहूँ वो 11 आदमी बनमांस हो गए हैं, तो क्या तुम यकीन कर लोगे? बनमांस नहीं, हालांकि यहाँ इनमें से किसी का हाथ देखा गया था जिस पर बलश भर लंबे बाल थे। अफवाह है सब शिकन, पूरी बस्ती में किसी बच्चे को भी इसका इतराफ़ नहीं है कि इसने कोई ऐसा हाथ देखा था। फिर इस अफवाह फैलाने वाला कोई ऐसा फ़र्द होगा जिसे वो औरत थी। हो सकता है, लेकिन यकीन करो ये अफवाह नहीं, हकीकत है। कोई उन्हें हजरों से निकालने की कोशिश कर रहा है। कौन? अभी ये बताना मुश्किल है, लेकिन अगर वो 11 मेरी बात मान लें तो शायद मैं बहुत जल्द साजिशों को बेनकाब कर सकूं। मगर सब शिकन वो बनमांस कैसे हो गए? फरंगियों के पास ऐसी अदायात मौजूद है। अस्कर की पेशानी पर फिक्रमंदी की लकीरें उभर आईं। थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला। बड़े आबद की तरफ से ऐलान हुआ है, कोई शिकराली ताहुकम सानी वादी जलमीर में कदम न रखे। अमरान ने कहा। मेरे ही मशवरे पर बड़े आबद ने ऐलान करवाया है। अगर वो 11 आदमी बात करने पर रजामंद हो जाएं तो मैं साबित कर दूंगा कि उन पर बिबता वादी जलमीर में ही पड़ी होगी। जर्द रेगिस्तान के सफ़र के लिए वादी जलमीर से गुजरना ज़रूरी होता है। अमरान कुछ ना बोला। दफ्तर आस्कर चौंक पड़ा और अमरान को गौर से देखते हुए बोला था, सरदार शहबाज का भी कोई पता नहीं। वो इस औरत की तलाश में है जिसने शहजाद की बीवी होने का दावा किया था। वो तो ठीक है, लेकिन वो रहबान नहीं पहुंचे, जबकि दराब ने कहा था वो रहबान के लिए रवाना हुए थे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ वो कहाँ है। आज सुबह तक हम दोनों साथ रहे थे। कहाँ? वादी ज़लमीर में। अस्कर कुछ कहने ही वाला था, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अस्कर ने ऊंची आवाज़ में पूछा। शारक। बाहर से आवाज़ आई। शहदाद का मंजिला बेटा खैर सरा। अस्कर ने आहिस्ता से कहा। खैरा सरा? हाँ, वो पहली बार इसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी है। तो फिर? हंगामा। हो सकता है मेरे कोई खिलाफ कोई खलश उसे यहाँ लाई हो। इमरान कुछ ना बोला। वो शकराल की खैरा सरों के बारे में मालूमात रखता था। छेड़छाड़ करके दूसरों से लड़ने वाले, किसी को खातर में ना लाने वाले खैरा सर भी शकराल की रवायात में खासी अहमियत रखते थे। अपने हाल में मस्त रहने वाले ये लोग जब किसी और की तरफ मतवज्जो हो जाते तो उसे अपनी आफियत ख़तरे में नज़र आने लगती थी।
अस्कर शदाद के चचाजाद भाई था। इस तरह शार्क इसका भतीजा हुआ, लेकिन इसकी आमद पर भी वो किस कदर नर्वस नजर आने लगा। इमरान खामोशी से उसे देखता रहा। दरवाज़ा खोलो, बाहर से फिर आवाज़ आई। अस्कर तुहा करा आगे बढ़ा। दरवाज़ा खोलते ही वो उसे धक्का देता हुआ अंदर घुस आया। उम्र 18-19 साल से ज़्यादा ना रही होगी। खासा कदावर और मजबूत जिस्म वाला, आंखों से वहशत बरस रही थी। ये कौन है? इसने इमरान पर से नजरें हटाए बगैर सवाल किया। मेरा एक दोस्त, अस्कर बोला। तुम्हारे अलावा कज़क में इसे और कोई नहीं पहचानता। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे अलावा और कौन पहचानता है उसे? तुम्हारा बाप। चाचा अस्कर, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। मेरी हड्डियां ज़्यादा रसीली हैं, इमरान मुस्कुरा कर बोला। शार्क ने वहशियाना अंदाज में इमरान पर छलांग लगाई। गालबन इसके सीने पर टक्कर मारना चाहता था, लेकिन अस्कर बड़ी फिरती से दोनों के दरमियान आकर फर्श पर चारों खाने चत गिरा। साथ ही इसने शार्क को ललकारा भी था, अगर इसके मेहमान को ज़रा सी भी खराश आई तो वो उसे कत्ल कर देगा। मैंने इस लड़के पर अपना खून माफ़ किया, इमरान कहता हुआ शार्क के दूसरे हमले से बचा था। अस्कर उठ ही रहा था, इसने शार्क को लहरा कर फर्श पर गिरते देखा। वो गिरा था, फिर नहीं उठ सका। इमरान इसके करीब ही खड़ा बेहोश लड़के को मगमूम नज़रों से देखता रहा। क्या हुआ? अस्कर हकलाया। कुछ भी नहीं, थोड़ी देर बाद होश में आ जाएगा, इमरान बोला। जोश ही जोश में है, तजर्बा नहीं रखता। मुझे यकीन है किसी ने वर्गला कर इसे यहाँ भेजा था, वरना इसने कभी मेरे मुंह आने की कोशिश नहीं की थी, अस्कर ने मसमल सी आवाज़ में कहा। दफ्तर इमरान बेहोश खैर सरा की तरफ झुका था, जिसकी मुट्ठी में से कोई चमकदार चीज़ दबी हुई दिखाई दी थी। अस्कर भी मतवज्जो हो गया था। इमरान बेहोश खैरा सर की मुट्ठी खोल रहा था। चमकदार चीज़ इसकी गिरफ्त से फिसल पड़ी। ये सिगरेट लाइटर की शक्ल में एक छोटा सा ट्रांसमीटर साबित हुआ था। ये क्या है? इमरान ने अस्कर की तरफ बढ़ाते हुए पूछा। तम्बाकू नोशे के लिए। इमरान अपने सर को मनफी जनबश दी, फिर से अपने इस्तेमाल से लगाने लगा। मेरे लिए नई दरियाफ़त है, अस्कर पुरतफक्कर लहजे में बोला। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ के लिए नई चीज़ है? बिल्कुल। इसे कहाँ से हाथ लगा, रब्बे अजीम ही जाने। क्या इसने इस दौरान में शकराल से बाहर का सफ़र किया? नहीं, इसने अभी तक गैर शकराली आसमान नहीं देखा, और ये पहली बार तुम पर चढ़ के आया था। बिल्कुल यही बात है। अच्छा, मैं देखूंगा। होश में आ रहा है, तुम यहाँ से हट जाओ। अस्कर के अंदाज में अचकचाहट थी। फिलहाल अपनी रवायती मेहमान नवाजी को भूल जाओ, हम अरसा जंग में, तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते शकराल किस कदर ख़तरे में है। इमरान ने इसका बाजू पकड़कर दरवाजे की तरफ धकेलते हुए कहा। होशियार रहना, अस्कर बोला। हाँ हाँ, मैं अपनी हिफाजत कर सकता हूँ। अस्कर चला गया। बेहोश नौजवान ने क्रोट ली और कर रहा था, फिर बड़ी फिरती से उठ बैठा, लेकिन कबल इसके वो अपने होल्स्टर से रिवॉल्वर निकाल सकता, इमरान का रिवॉल्वर निकल आया। ये करतब, वो आहिस्ता से बोला। ऐसे कोई और तुम्हें भी सिखा सकता हूँ, मेरे शागिर्द बन जाओ। तुम हो कौन? इससे पहले ये बताओ, ये तुम्हें कहाँ से मिला? इमरान ने बाएं हाथ से उसे ट्रांसमीटर दिखाते हुए पूछा, जो कुछ देर कबल इसकी मुट्ठी से निकाला था। ओहो लुटेरे, शार्क ने उठने की कोशिश की। नहीं, इसी तरह बैठे रहो, इमरान रिवॉल्वर को जनबश देकर बोला। मैं कहता हूँ इसे वापस कर दो, ये मालूम किए बगैर नामुमकिन है कि तुम्हें कहाँ से मिला। अगर मैं ना बताऊं तो अस्कर का मेहमान तुम्हें मार डालेगा, किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगेगी, क्योंकि अस्कर का मेहमान पूरी बस्ती का मेहमान है और तुम एक हमलावर की हैसियत रखते हो। वो खामोशी से इमरान को घूरता रहा, फिर दांत पीस कर बोला। मैं तुम्हें वापस करना पड़ेगा, कोशिश करो, इस बार तुम्हें होश नहीं आएगा। शार्क चीख चीख कर अस्कर को पुकारने लगा। वो नहीं आएगा जब तक मैं आवाज़ ना दूं, इमरान मुस्कुरा कर बोला। अब वो बेबसी से इमरान को देखे जा रहा था। आखिर बोला, ये मेरा खिलौना है, जादुई खिलौना। इसमें से कभी कभी घोड़े की हनहनाहट सुनाई देती है। मैंने किसी को नहीं बताया। लाओ, मुझे वापस दे दो, वरना मैं तुम्हारे पंजे से नहीं डरूंगा। मिला कहाँ से था? मुझे याद नहीं, कहीं पड़ा हुआ मिला था। याद करो शार्क, ये बहुत ज़रूरी है। तुम आखिर हो कौन? तुम्हारे मेरे मामला से क्या सरोकार? मैं तुम्हारे बाप का दोस्त हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, ना देखा हो, मगर नाम ज़रूर सुना होगा। क्या नाम? सफ शकन। कौन सफ शकन? शायद शकराल में एक ही सफ शकन की कहानी माएँ बच्चों को सुनाया करती हैं। नहीं, वो उछल कर खड़ा हो गया, मत हैराना अंदाज से पलखें छुपका रहा था। वो सफ शकन तो नहीं? शार्क इसे गौर से देखता हुआ बोला, जिसने दौड़ते हुए घोड़े पर खड़े होकर रफाइल से हवाई जहाज गिरा लिया था। तुम ठीक समझे। वो छपट कर इमरान से लपट पड़ा, बच्चों की तस्कियाँ बरतता हुआ बोला। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो तुम्हारे ख्वाब देखा करता था। परवाह मत करो, मैंने इसका इमरान ने इसका शाना थपकाते हुए कहा। मैं तो तुम्हारे बाप से मिलने आया था। मुश्किल है, मैं इसके बारे में सुन चुका हूँ।
लेकिन तुम लोगों ने ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की ऐसा क्यों हुआ? मैं तो दरवाज़ा तोड़ देता, लेकिन मेरी बहन आड़े आती है। मुझे किसी न किसी तरह हिजरे तक पहुंचा कर सरदार शदाद से दो बातें करनी है। अरे अभी चलो, मैं तुम्हारी वजह से चचा अस्कर से माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन ये, अमरान ने ट्रांसमीटर की तरफ इशारा किया, अब तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, जल्दी जल्दी, जितना जल्द मुमकिन हो सके तो अच्छा है। ये है क्या? फरंगियों का एक शैतानी चरखा तुम्हें घोड़े की हिनहनाट के अलावा और कुछ सुनाई देता है या नहीं? नहीं, मैंने और कुछ नहीं सुना। कोई वक्त मुकर्रर है इस आवाज़ का? इस पर तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अब बताओ क्या बताना चाहते थे? ज़ियारत में कोई मेरी सौतेली बाम मन कर गई थी। मुझे इस मकार औरत की तलाश थी। मैं गलतरंग गया, इसे ढूंढता रहा, वो ना मिली। वापसी पर गुगुर्द के चश्मे के करीब ये चीज़ मुझे पड़ी हुई मिली। गोगर्द का चश्मा, अमरान पर तफक्कर अंदाज में दोहराया। हाँ, वो चश्मा जो सड़ते हुए जिस्मों को भी तवाना कर देता है, इस मसीहा ही करता है। अच्छा अच्छा, इसके पानी से गोगर्द की बो आती होगी। हाँ हाँ, मैंने वो चश्मा नहीं देखा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। क्यों ना हम पहले यही काम कर लें, तुम्हारे बाप से बाद में मिलने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अमरान ने अस्कर को आवाज़ दी थी। वो आया और आंखें फाड़ फाड़ कर दोनों को देखता रहा। दफ्तन शार्क बोला, मैं माफ़ी चाहता हूँ चाचा अस्कर, अगर तुमने मैंने पहले ही बता दिया होता ये कौन है। ख़त्म करो। अमरान हाथ उठाकर बोला, ताकि तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे। और अब जाओ और अपना घोड़ा और सफरी थैला लेकर यहाँ आ जाओ, जितनी भी जल्द मुमकिन हो। वो दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। हैरत अंगेज, अस्कर हैरत से बड़बड़ाया, लड़का फितरतन बुरा नहीं है, किसी खैर सलाह की निकाली कर रहा है। मुनासिब तरबियत मिल जाए तो काम का आदमी बन जाएगा। लेकिन तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? जहाँ ये पड़ा हुआ मिला था। अमरान ने जेब से ट्रांसमीटर निकालते हुए कहा, क्या ये इतना ही अहम है? हाँ, शिकार के किसी वीरान मुकाम पर इसका पाया जाना इसकी अहमियत का हामिल हो सकता है। यानी फिर कोई फरंगी साजिश। मेरा भी यही ख्याल है। क्या मैं भी साथ चलूं? मगर जाना कहाँ है? चश्मा गूगर तक वहीं कहीं पड़ा मिला था। ये भी हो सकता है ये खसूसियात शार्क के लिए वहाँ छोड़ा गया हो। मैं नहीं समझा। ये पैगाम रसानी का आला है, इसके तौर से हमारी आवाज़ें कहीं दूर भी सुनी जा रही होंगी। इस वक्त भी नहीं। इससे मैंने बरकी हिस्सा निकाल लिया है जो इसे कारामद बनाता है। वैसे मुझे यकीन है इन 11 हजर नशीनों के बारे में होने वाली चहमगोइयाँ किसी हद तक ज़रूर पहुँची होंगी। शायद इसलिए वहाँ डाला गया था कि वो बाखबर रहें। यानी शार्क के दोस्त। हाँ हाँ, शार्क उसी पुरस्कार औरत की तलाश में गलतरंग गया था। तब तो मुमकिन है। अस्कर तवील सांस लेकर बोला। निकोलस को यकीन नहीं था इसे वहां से वापस बुला लिया जाएगा, जैसे कि लेज़ा ने उसे बताया था। इसकी तस्दीक करने वाला वहां और कोई नहीं था, क्योंकि कोर्ट से सिर्फ वही वाकिफ थी। अपने कमरे में वो पहुंचकर वो बेकार नहीं बैठा था, बल्कि सारी एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की कोशिश की थी जो उसकी जान बचाने के सिलसिले में मदद मावन साबित हो सकती। फिर अचानक वो चूंका। एक नए ख्याल ने इसके जहन में सर उबारा, कहीं इसे भी जानवर ना बना दिया जाए। इसे इन तरीकों का इलम था जो इस सिलसिले में बुरोकार लाए जाते थे। तो फिर बड़ा सा सवालिया निशान इसके जहन में चक्कर लगाने लगा। यहाँ से भाग निकलना तो कतई नामुमकिन था। किसकी जुर्रत थी जो इन खतरनाक ढलानों की तरफ रफ्ती करता? यहाँ से निकलने का वाहिद जरिया वही हेलीकॉप्टर था जो हर तीसरे दिन इनके लिए रसद लाया करता था। लेकिन इस पर कब्जा कर लेना आसान काम नहीं था। वो सोचता रहा और उलझता रहा। दफ्तर इंटरकॉम से आवाज़ आई, क्या तुम अपने कमरे में हो निकोलस? आवाज़ लीज़ा की तरफ थी। इसमें नागवारी का शोबा तक नहीं था। हाँ लीज़ा, मैं कमरे में ही हूँ। लेबॉर्ट्री में पहुँच जाओ। लेकिन मैं तो सोने की तैयारी कर रहा था। फिर भी तुम्हारी ज़रूरत है। ताज्जुब है, मैं तो सबको तोश कर दिया गया हूँ। सबको तोश नहीं बल्कि मअतल किए गए। हेडक्वार्टर पहुँच के तुम्हें अपने रवैये की वजाहत करनी पड़ेगी। लेकिन तुमने सबको तोशी का हुक्म सुनाया। हो सकता है गलती से ऐसा हुआ हो। सबकतोशी के बाद फार्म के तौर से तुम्हारी वापसी की मंतका जवाज़ नहीं रखती। बहरहाल तुम सिर्फ मअतल किए गए हो। लेकिन लेबॉर्ट्री में मेरा क्या काम? मैं लास्लकी के शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ। तुम इलेक्ट्रीशियन भी हो। लिज़ा की आवाज़ है, यहाँ एक मशीन के बरकी निज़ाम में खलल पड़ रहा है, आकर इसे देख लो। खैर, आ जाऊँगा, लेकिन 20 मिनट से पहले पहुँचना मुश्किल है। यही सही। ओवर। इंटरकॉम खामोश था, लेकिन वो उसे पुरतशवीश नज़रों से घूरे जा रहा था। आज ये कोई नई बात ना थी। इससे पहले भी कई बार वो तजर्बेगाह के बरकी निज़ाम की देखभाल कर चुका था। फिर भी इसकी छठी इस वक्त कह रही थी, तजर्बेगाह में कदम रखना किसी न किसी हादसे का पेश खेमा हो सकता है। फिर इसे क्या करना चाहिए? वो सोचता रहा, लेकिन कोई फैसला ना कर सका। यहाँ तो कोई ऐसी जगह भी नहीं थी जहाँ छुप कर कुछ दिन निकाल दिए जाते। लेज़ा दोस्त में इस इमारत में 30 अफराद मुकीम थे। लेज़ा इंचार्ज थी। हेडक्वार्टर से मिलने वाली हदायत के मुताबिक यहाँ के काम चलाती थी। अब निकोलस को अपने जज्बातियत पर गुस्सा आने लगा। आखिर बकवास करने की क्या ज़रूरत थी?
उसके एहतजाज का नतीजा भी क्या निकलता। इन हरकत के ज़िम्मेदार की राय के मुताबिक तो नहीं हो सकते थे। फिर वो खुद क्या था? कोई अच्छा आदमी होता तो इनके हत्थे क्यों चढ़ता? शराब के नशे में एक बड़े जुर्म का मर्तकब होकर अपने शहर से भाग निकला। फिर इन लोगों से मुलाकात हुई। इन्होंने उसे मुलाजमत देकर मुल्क से बाहर ही निकाल दिया, लेकिन उसे काम की नोयत नहीं मालूम थी। पर इस वक्त उसने इत्मीनान की सांस ली थी, सजा से बच गया था। तो अब शायद इस जुर्म के सिलसिले में आसमानी अदालत से कोई फैसला सादर हो गया। इसने सोचा बचाव की कोई सूरत नहीं, लिहाजा हालात का मर्दाना वार मुकाबला करना चाहिए। वो कमरे से निकला, तजर्बेगाह की तरफ चल पड़ा। साथ ये भी सोच रहा था इसके अंदेशे मक्स वहमा भी हो सकते हैं। तजरगाह में दाखिल होते ही इसकी नज़र सरीना पर पड़ी। 20-22 साल की उम्र रही होगी, दिलकश लड़की थी। लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की हैसियत से वहाँ काम करती थी। निकोलस से किसी हद तक बेतकल्लफ भी थी। उसे देखकर तेज़ी से आगे बढ़ी। क्या तुमसे खुद ही कोई हमाकत सरजद हुई है? वो आहिस्ता से बोली। कैसी हमाकत? वो चूक पड़ी। किसी तजर्बे के लिए खुद को पेश करने की? नहीं, मुझे इसलिए तलब किया गया, किसी मशीन का बरकी निज़ाम ख़राब हो गया है, मैं इसे दुरुस्त कर दूं। सरीना ने चारों तरफ देखा था, आसपास कोई तीसरा मौजूद नहीं था। भागो, सवाल ही नहीं पैदा होता। भाग कर कहाँ जाऊँगा? जल्दी करो, वो मज़दराबाना अंदाज में बोली। फ़िलहाल जनरेटर वाले तहखाने में चले जाओ। लिफ्ट जैसे ही 5-6 पॉइंट पर पहुंचे उसे रोक देना। दरवाज़ा सुरंग में खुलेगा, सुरंग में उतर जाना, लिफ्ट को फिर ऊपर भेज देना। दरमियान में कभी नहीं रुका, जानती हूँ। पॉइंट नंबर 5 पर सुरंग का दहाना है जो इस्तेमाल में नहीं रहती। जल्दी करो, थोड़ी देर बाद मैं भी वहाँ पहुँच जाऊँगी। वो तेज़ी से मुड़ गया। इसे इल्म नहीं था वहाँ कोई सुरंग भी है। 5वें पॉइंट का मतलब यही था कि जनरेटर वाले तय खाने के ऊपर वाक़या होगी। तय खाना 11वें आखिरी पॉइंट पर था। लिफ्ट पर पहुँच कर इसने 5वें पॉइंट का बटन दबाया। लिफ्ट हरकत में आ गई। 5वें पॉइंट पर वो रुकी थी। दरवाज़ा खुल गया और लिफ्ट से बाहर आ गया। यहाँ गहरी तारीकी थी। इसने सिगरेट लाइटर की रोशनी में स्विच बोर्ड तलाश करके पहले पॉइंट का बटन दबाया। लिफ्ट ऊपर की तरफ सरकती चली गई। इसकी सांसें तेज़ी से चल रही थी, दिल शिद्दत से धड़क रहा था। सिगरेट लाइटर बुझाकर वो इसी जगह ठटक गया। वहाँ तारीकी ज़रूर थी, लेकिन दिल बदस्तूर इसी रफ्तार से धड़क रहा था। आखिर भाग कर कहाँ जाएगा ये कुतिया लीजा? इसका बस चलता तो इसे ठिकाने ही लगा देता। इसने हेडक्वार्टर के असल जवाब से आगाह नहीं किया। इस तरह के काम करने वाले मुखालफत करने वालों को चुपचाप ठिकाना लगा देने को ही बेहतर समझते हैं। इसने दोबारा सिगरेट लाइटर रोशन की और आसपास नजरें दौड़ाने लगा। ये सुरंग 3 फुट चौड़ी और 6 फुट ऊंची थी। इसने सिगरेट लाइटर बुझा दिया। अगर सारी गैस खत्म हो गई तो इससे भी जाएगा, इसने सोचा। रेडियम डायल वाली घड़ी में सेकंड की सुई पर नज़र जमाए खड़ा था। फिलहाल इसके जहन में इसके अलावा और कुछ नहीं था। सरीना वहां पहुंचकर इसे बचाव की कोई राह दिखाती। फिर आधा घंटा भी गुजर गया, लेकिन सरीना ना आई। मजीद 10 मिनट गुजर कर वो दीवार से लगा हुआ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। जरा ही दूर चला होगा कि बायां हाथ मस्ता दीवार से किसी खला में जा पड़ा। वो रुक पड़ा। सिगरेट लाइटर रोशन करने पर मालूम हुआ इसका बायां हाथ दीवार में तरसे हुए एक ताकचे में जा पड़ा है। फिर दूसरे ही लम्हे इसकी बाँछें खुल गई। ताकचे में एक बड़ी सी टार्च रखी हुई थी। इसने उसे टेस्ट किया। टार्च के अंदर बैटरी मौजूद थी। सुरंग की तारीकी के जहन पर जो दबाव डाल रखा था उससे निजात मिल गई। तो वो तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ता रहा। अब इसकी परवाह नहीं थी सरीना वहाँ पहुँचती है ये नहीं। कुछ दूर और चला था, अकब से इस पर टार्च की रोशनी पड़ी। उछल कर बाएं जाने वाली दीवार से जा लगा। ठहरो निकोलस, मैं हूँ, सरीना की आवाज़ आई। वो रुक गया। सरीना करीब पहुँच कर रुकी। तुम कहाँ चले जा रहे हो? क्या तुम्हें इस जगह का इल्म है? नहीं, लेकिन मैं देखना चाहता। इस कदर देर हो गई। इधर क्या है? मैं नहीं जानती। ज़्यादा दूर तक नहीं की। यहाँ मुझे टॉर्च में मिली है। इसका मतलब है इनमें से कोई इधर भी आता रहता है। मेरा ख्याल है तुम वो टॉर्च वहीं रख दो जहाँ से उठाइए, वरना हो सकता है वो इसे ना पाकर ख़त्म करो। बेजारी से बोला। हम ये नहीं जानते ये सुरंग कहाँ ले जाएगी, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मेरे साथ कहाँ जाओगी? हो सकता है लेबॉर्ट्री में तुम्हारी अदम मौजूदगी में होशियार हो जाए। मैं इस वक्त ड्यूटी पर नहीं हूँ। तुम्हें कैसे मालूम हुआ मुझ पर कोई तजर्बा किया जाने वाला है? मैंने गुर्दों की किसी से बातें करते सुना। सब कुछ अचानक ही हुआ है। क्या बात थी? वो इसे गुर्दों से अपनी जड़प के बारे में बताने लगा। मैं कहती हूँ इन बेचारे गैर महज़ब और लाइलम आदमियों को भी क्या कसूर? सरीना कपकपाती हुई आवाज़ में बोली। मेरे एहतजाज पर इसने हेडक्वार्टर से रब्ता कायम किया और मेरी मअतली का हुक्म जारी करा दिया। अभी तक यहाँ कोई वापस नहीं बुलवाया गया, सरीना ने कहा। गुर्दो झूठी है, मुझे धोखे में रखकर काम करना चाहती है और इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मैं भी बड़े बालों वाले एक जानवर में तब्दील हो जाऊँ। काश ये सुरंग हमें खुले आसमान के नीचे पहुंचा सके। सरीना बोली। क्या तुम भी फरार होना चाहती हो? अरसे से ख्वाहिश है, लेकिन तनहा मेरे बस की बात नहीं थी। ओहो, तो तुम किस साथी की मुंतज़िर थी?
यकीनन, तब तो बड़ी अच्छी बात है। आखिर इन हरकतों का मकसद क्या है? सरीना ने पूछा। यही सवाल मैंने भी पूछा, लेकिन अब सोच रहा हूँ मुझसे गलती हुई है। ये बुरी बात नहीं है, तुमने एक दलेराना फैसला करने के बाद पछता रहे हो। पछता नहीं रहा, बल्कि अपनी नादानी के इतराफ़ कर रहा हूँ। सवाल उठाने से पहले मुझे बचाव की सूरत पैदा करनी थी। हाँ, ये बात तो है। अब तक यहाँ के 13 आदमियों को जानवर बनाया जा चुका है। अगर ये किस्सा मख्स तजर्बे की हद तक था तो 2-4 से भी काम चल सकता था, निकोलस बोला। लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल नई इतला है कि जंगल में 2 अदद सफ़ेद फार्म औरतें भी जानवर बनाकर छोड़ दी गई हैं। वैसे यहाँ जितनी लड़कियाँ थीं बदस्तूर मौजूद थीं। शायद वो कहीं और से लाई गई हैं। शिकारी औरतों का असूल नामुमकिन था, इसलिए इन दरिंदों ने अपनों पर यह हाथ साफ किया। सरीना कुछ ना बोली, फिर वो खामोशी से चलते रहे। निकोलस आगे था, सरीना पीछे। निकोलस ने टॉर्च रोशन कर रखी थी। अचानक वो रुक गए। आगे रास्ता नहीं था। सुरंग के अख्ताम पर टॉर्च की रोशनी का दायरा जम गया। क्या फ़ायदा इस सुरंग से? वो जलाए अंदाज में बोली। सुरंग ख़त्म नहीं हुई, सरीना बोली, लेकिन इससे आगे जाने की मेरी हिम्मत कभी नहीं पड़ी। 3 बार मैं यहीं से वापस हो गई हूँ। मगर आगे रास्ता कहाँ है? बिल्कुल सिरे में पहुंचकर बाएं जानब, सरीना ने कहा। निकोलस आगे बढ़ा और फिर बाएं जानब मुड़ गया। सरीना जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रही। ओह, ये इधर तो एक बड़ा सा कमरा नजर आ रहा है, निकोलस बोला। दरवाज़ा सुरंग की दीवार में इस तरह तराशा गया, थोड़े फासले पर नजर नहीं आता था। निकोलस दरवाजे के करीब खड़ा था। सरीना भी करीब जा पहुंची। तुम पहले कुछ दूर चलकर देख लो, फिर मैं फिर आऊंगी। पता नहीं क्यों उस जगह पहुंचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सरीना कपकपाती आवाज़ में बोली। अच्छी बात हुई, मैं देख लेता हूँ। निकोलस दरवाजे से गुजर गया। इसने चारों तरफ टॉर्च की रोशनी डाली, फिर सरीना की तरफ मुड़ने ही वाला था कि पुष्प पर तेज़ किस्म की सरसराहट सुनी। बिल्कुल ऐसे ही मालूम हुआ जैसे कोई बड़ी चीज़ अपनी जगह से सरक गई हो। सरीना, वो खलक फाड़ कर चीखा। दाखिले का दरवाज़ा दीवार बन चुका था। चारों तरफ पथरीली दीवारें थी। सरीना, वो फिर चीखा। वो छपट कर इस जगह पहुंचा जहां दरवाज़ा था, लेकिन शायद अब इसकी आवाज़ सरीना तक नहीं पहुंच सकती थी। ली टॉर्च को फर्श पर फेंक दो। दोनों हाथों इस तरह दीवार पीटने लगा जैसे कि इसका फाल वहाँ खला पैदा कर देगा। ठीक इसी वक्त लीजा का कहका कैमरे में फदा में गूंज उठा। हमक आदमी, वो कह रही थी। भला वो इंचार्ज ही का जो मतहतों के दिलों का हाल इनकी आंखों में ना पड़ सके। तुम्हें भी जानवर बनना है, बन कर रहोगे। फिर सरीना के अलावा किसी को ये मालूम नहीं होने दिया जाएगा तुम जानवर बना दिए गए हो। कुतिया, मैं तुझे मार डालूंगी। हिम्मत है तो सामने आ। निकोलस दौड़ा। मैं मर्द नहीं हूँ कि मर्दानगी दिखाऊं, लीजा की आवाज़ आई। साथ ही वो हंसी भी थी। निकोलस का दम घुट रहा था। ऐसा लगता था जैसे कुछ देर बाद दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। सरीना, वो घटी घटी सी आवाज़ में चीखा। मुझे पुकारो। लीजा की आवाज़ आई। सरीना का काम यहीं तक था। मैं वापस जाऊंगा। शुक्र करो जानवर बनकर सही, लेकिन जिंदा तो रहोगे, वरना यहाँ की पॉलिसियों की मुखालफत करने की सज़ा मौत है। नहीं नहीं, वो दीवाना वार चीखा और चीखता रहा, फिर बेसुध होकर फर्श पर गिर गया।